हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत है सिवाय हिम्मत और जज्बे की, जो आप किसी की दुकान से खरीद नहीं सकते, बल्कि ये उन्हीं के अंदर पैदा होती है जो हर दिन गरीबी की आग में तपते हैं। कैसे एक अनाथ लड़का जो कि एक पुरानी कार में सोया करता था, पर एक दिन वो अपनी मेहनत और लगन से बन जाता है इतना मशहूर कि दुनिया आज भी उसे याद करती है। कहानी की शुरुआत होती है और लेक साइड से एक बूढ़े आदमी को हम बैठा हुआ देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन को बोटिंग करते हुए देख रहा था। इस बीच वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि साथ में बड़ी बोट को चला रहे थे, जिसको रोविंग कहा जाता है, जो कि एक ओलंपिक गेम है, जिसको देखकर वो बूढ़ा आदमी अपने जवानी के किस्सों में खो जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने कुछ किस्से सुनाता हूँ। जहाँ से हम पहुँचते हैं 1936 में, जहाँ की हालात को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोई अमीर घराने के लोग तो रहते नहीं होंगे। उसी में हम रेंच नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने फटे हुए जूतों में न्यूज़पेपर लगा रहा था ताकि उसे चलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, पर वो ये काम छुप कर करता है क्योंकि कोई दूसरे लोग अगर उसको ऐसा करते हुए देख लेंगे तो उसका मजाक बनाएंगे। इसके बाद वो अपने 2 दिन पुराने कपड़ों को दोबारा से पहनकर कॉलेज के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की भी पसंद थी, पर वो उसे बात करने से डरता है। दिन लंच के दौरान वो कैंटीन में तो जाता है, लेकिन भूखे पेट ही लौट आता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ अपने लिए खरीद सके और खुद का पेट भर सके। इस दौरान हम उसके दोस्त रॉजर को भी देखते हैं जो उसकी हालातों को समझता है क्योंकि वो भी वहीं रहता है। अब रेंच जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है और इसीलिए वो किसी दूसरे काम को ढूंढने के लिए जाता है, पर पहले से ही वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे, इसीलिए उसे जगह ही नहीं मिलती और वो हताश होकर अपने घर वापस लौट आता है, जो कि कबाड़ कार थी, जहाँ वो अकेले रहा करता है क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। उसने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है कि वो किस कदर इस गरीबी की तंगी से जूझ रहा है। जब वो अगले दिन कॉलेज जाता है तो उसे रिमाइंडर दिया जाता है कि उसकी कॉलेज फीस ड्यू है, इसीलिए अब उसे पूरी फीस देनी होगी, पर उसके पास तो पैसे है ही नहीं, लेकिन देने तो पड़ेंगे और इसीलिए वो कैसे ना कैसे करके वो उनसे 2 हफ्तों का टाइम मांग लेता है। देन वो अपने दोस्त रॉजर से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, अभी उसके साथ कहीं कोई जॉब हो तो बता यार। वो उसे रोविंग टीम के बारे में बताता है जिसमें अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो उन्हें नौकरी और सोने खाने पीने की जगह भी मिलेगी। उसके लिए उन्हें टेस्ट देना होगा जो काफ़ी मुश्किल होता है, पर रेंच एक बार ट्राई तो करना ही चाहता है, इसीलिए वो लोग क्लास के बाद टेस्ट के लिए जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ वो अकेले नहीं बल्कि कई लड़के आए हुए हैं। अब इस बीच कोच आकर सभी को बताते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रोविंग नाम के गेम में हिस्सा लेने के लिए आए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि जेपी बोट जिसको 8 ही लोग चलाते हैं उसमें से एक लीडर होता है और एक मास्टर और बीच के 6 लोग पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि ये गेम जितना दिखने में आसान है उतना होता नहीं है। एक एवरेज इंसान उस बोट को ज़्यादा देर नहीं चला पाएगा, इसलिए तुम्हारा भी टेस्ट होगा और देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। इसके बाद सभी के नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं और उन्हें 2 टीम में बांट दिया जाता है। देन इन लोगों से पुशअप, रनिंग, हैवी वर्कआउट, देन आखिर में जेपी बोट को चलवाया जाता है। इस दौरान रेंच आकर कोच से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई भी उसके लायक कोई काम हो, यानी कि कोई भी पार्ट टाइम जॉब, तो वो उसे ज़रूर बताए। ये सुनकर उसके साइड में खड़ा लड़का हंसने लगता है और पूछता है कि तुम ट्रेनिंग से इतना थक जाओगे कि काम कब करोगे। तो इसके जवाब में रेंच कहता है कि सर, गरीबी आपको सोने नहीं देती और भूखा पेट आपको खाली पेट रहने नहीं देता, इसीलिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा शरीर को चलाने के लिए। खैर, एक दिन जब ये लोग ट्रेनिंग के बाद कुछ खाने के लिए जा रहे होते हैं तो रॉजर रेंच से पूछता है क्या वो उसके साथ चलेगा, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि उसे भूख नहीं है। लेकिन मसला पैसों का था जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, इंसान भी, पर वही चीज़ रेंच के पास नहीं है और इसीलिए वो एक स्लम में जाता है जहाँ पर कुछ बेघर लोगों को खाना बांटा जा रहा था, जिसकी लाइन में रेंच भी खड़ा हो जाता है। पर जब वो देखता है कि उस खाने को उसका क्लासमेट बांट रहा है तो वहाँ से दूर हो जाता है और उस रात भूखे पेट ही सोना पड़ता है उसे। अब इतनी प्रैक्टिस के बाद जब ये दोनों क्लासेस के लिए जाते हैं तो इनसे बैठा तक नहीं जाता क्योंकि इनकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, इसीलिए दोनों ही वहीं सो जाते हैं। पर तब प्रोफेसर को पता चलता है कि कोई सो रहा है तो वो इन लोगों को ही और देखता है, लेकिन सारा, जिसको रेंच पसंद था, वो उसे जगा देती है, पर रॉजर सोया ही रहता है, जिससे कि उसे पनिश किया जाता है। ऑडिटोरियम की कुर्सी ठीक करने की उसे सज़ा मिलती है। इसके बाद ये लोग फिर से ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर इनसे पिछली बारी से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। बोट को सोलो चलाने के लिए कहा जाता है
कुछ बहुत मुश्किल टेस्ट होते हैं और इस गेम में सबसे अहम था स्टैमिना, जिसकी मात्रा सभी में ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये सब रंज इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे इस गेम को खेलने का पैशन है या फिर वो अपने देश के लिए कुछ जीतना चाहता है, बल्कि उसे तो बस खाने के लिए खाना और काम करने के लिए एक जॉब मिल जाए जिससे वो अपने कॉलेज की फीस भर सके। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जो क्या था ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इन दिनों के दौरान सारा और रेंच के बीच बातें शुरू हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, पर अभी रेंच का फोकस 8 लोगों की सिलेक्शन पर था जिसके लिए वो पूरी जान लगा देता है। देन फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतज़ार था, यानी कि सिलेक्शन का दिन। सभी को इकट्ठा किया जाता और बारी बारी करके उन लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें रेंच और रॉजर का भी नाम लिया जाता है। अब वो अपना नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के लिए तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। दिन उनका फोटो शूट होता है और फिर इन्हें मिलाया जाता है इनके शॉटिंग लीडर गैरी से, जो कि इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा कि उन्हें किस रूट पर आगे बढ़ना है और कैसे कैसे क्या करना है। वो रात वो 8 लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं, पर रेंच सारा से मिलने के लिए जाता है। दोनों बोट पर होते हैं जहाँ रेंच उसे आज पूरे दिन क्या हुआ सब कुछ बताता है, जिसको सारा इत्मीनान से बहुत सुनती है। और कुछ इस तरह से इनकी कहानी उस बोट की स्पीड की तरह धीरे धीरे सही लेकिन रफ्तार पकड़ने लगती है। दिन अगले दिन इन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता और पहली बार प्रोफेशनल के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती, ताकि ये उनका स्टैमिना, उनकी टेक्निक को समझ सके, कैसे वो पैडल को मूव करते हैं, कैसे अपनी टीममेट को मोटिवेट कर रहे हैं। सब कुछ इन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक दिन घर जाने के बजाय रेंच उस जगह पर पहुंच जाता है जहां इनकी बोट को रिपेयर और बनाया जाता है। वहां वो बड़े ही गौर से उस बोट को देखने लगता है। तभी एरन नाम का एक बूढ़ा आदमी वहां आता है जिसका यही काम था। वो उसे देखकर हैरान था क्योंकि कोई भी लड़का यहाँ नहीं आता, क्योंकि उन्हें नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में। पर रेंच अलग था। वो उनसे काफ़ी बातें करता है, जिसे सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाना। अब यहाँ रेंच की लाइफ ऐसी ही चलती रहती है। उसे अब रूम भी मिल गया था, अच्छा खाने को भी मिलता था और कुछ पैसे भी। साथ में ट्रेनिंग भी चलती रहती है जिसमें वो अपनी पूरी जान लगा रहा है, क्योंकि उसे अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इतने में उसका कुछ नहीं होने वाला। अब एक दिन हेड कोच के पास कम्युनिटी मैनेजर आते हैं, जो इस टीम को देखकर कहते हैं कि इस बारी हमें गोल्ड लाने से कोई रोक नहीं सकता, बस मेहनत करते रहो। दरअसल दोस्तों 2 दिन बाद एक मैच होने वाला है, जो कि वॉशिंगटन जूनियर टीम का पहला मैच है, जिसके लिए कोच काफ़ी नर्वस थे। बेसिकली इस टीम का नाम है वॉशिंगटन। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ किसी को सिटिंग पोजीशन दे, और इसीलिए गैरी को बुलाया जाता है क्योंकि उसने सभी प्लेयर को सबसे करीब से देखा है। वो जानता है कि किसकी क्या ताकत है और क्या कमज़ोरी। वो हेड कोच को सब कुछ समझाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अगले दिन उन्हें बैठाते हैं। पर उससे पहले वो उन्हें एक नई बोर्ड देते हैं और एक बात बोलते हैं कि हमेशा इस बोर्ड की इज्जत करना, तभी ये तुम्हें जीत हासिल करा कर देगी। जिस दिन तुमने इसे सिर्फ एक मामूली बोर्ड समझा, उस दिन तुम सब कुछ खो दोगे। अब फाइनली इनकी पहली रेस शुरू होती है। हजारों की तादाद में वहां पर लोग आए थे, लेकिन शुरुआत में ये लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन गैरी की बहादुरी और उसके जज्बे को देखकर उसके टीममेट के अंदर एक अलग ही आग लग जाती है, जिसके बाद वो कुछ ऐसे ही बोट को दौड़ाते हैं कि वहाँ सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। एक बारी तो वो सभी को इतना पीछा कर देते हैं कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया, और वो उस रेस को जीत जाते हैं, जिसकी खुशी सभी मिलकर साथ बांटते हैं। कोच भी उनकी स्पीड को देखकर हैरान थे कि वो आखिरी में इतनी तेज बोट कैसे चला रहे थे। इस मैच की जीत से अब वो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई हो गए। लेकिन कोच के मन में अब ये सवाल बार बार आया जा रहा है कि आखिर किसको भेजा जाए, सीनियर टीम या फिर जूनियर टीम। उधर वो सारे टीममेट आज जश्न मना रहे हैं, रेंच और सारा भी डांस कर रहे हैं। उधर कोच ओलंपिक पुरानी वीडियोस को देखकर यही सोच रहा था कि अभी भी आखिर कौन है असली हकदार। दिन अगले दिन वो ड्रेसिंग रूम में जाता है और वहां सभी के सामानों को देखता है, जिसमें उसे रेंच के फटे हुए जूते और छेद हुए सॉक्स मिलते हैं, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि आखिर उसने पहले दिन उसे क्यों कहा था कि उसे कोई काम की ज़रूरत है। शायद यही वजह थी जिसको देखकर वो समझ गया था कि असली हकदार कौन है। पर अब सब कुछ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अब सभी को हॉल में बुलाया जाता है, दोनों टीम होती है, कोच होते हैं। वहाँ ऐलान कर दिया जाता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि वो राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। यानी कि ओलंपिक खेलने अमेरिका वही टीम जाएगी जिसने करके दिखाया, जो कि है रेंच की जूनियर टीम। जो सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, पर सीनियर टीम के कोच प्रिंसिपल से कहते हैं कि ये गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा।
जो सीनियर है उसे ही बस मौका मिलना चाहिए, तुम साबित करो, अगले ओलंपिक में तुम चले जाओ, सिंपल। इसके बाद हम सारा और रेंच को बात ही करते हुए देखते। इतने में रेंच को बाहर उसके पिता रिक्शा खींचते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके पिता जिन्होंने उसकी माँ की मौत के बाद उसे अकेला छोड़ दिया और अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लग गए। तब वो मात्र 10 साल का था और आज वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फोटो सुबह अखबार में देखी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर मुझे और खुशी होगी जब तुम गोल्ड लेकर आओगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद से ही रेंच काफ़ी बदल जाता है। न जाने कौन सी बात होती है जो उसे हर समय अंदर से खाए जा रही थी। सभी को ओलंपिक के लिए रवाना होते हैं, जिसके लिए वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, पर उसी रात रेंच ही अपने साथी के साथ झड़प हो जाती है। इसके चलते सभी उसे अलग करते हैं और वो दूर जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद भी उसका मन प्रैक्टिस में नहीं लगता, जिस चक्कर में वो लोग बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं। इस बात का दोष भी रेंच औरों पर डाल देता है, लेकिन कोच को पता था कि गलती किसकी है, इसीलिए वो रेंच की सीट पर एक एक्स्ट्रा प्लेयर को बैठा देते हैं और उसे जाने को कहते हैं। पर उसी रात कोच देखते हैं कि वो अपना बैग पैक कर रहा है, जो देखकर वो एरन को बुलाते हैं, जो उसे अपने साथ लेकर जाता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है, उसे क्या हुआ है। तो रेंच कहता है कि उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं उन्हें कभी पसंद नहीं आया। तो एरन उसे समझाता है कि हमारी ज़िंदगी भी बोट जैसी होती है, जिसे हमें खुद ही चलाना पड़ता है, बस फ़र्क इतना है कि कोई इसे जल्दी चलाकर आगे निकल जाता है और कोई वहीं का वहीं अटका रह जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बोट में पानी भरने लगता है और वो डूब जाती है। रेंच उनकी बात समझ गया था, इसीलिए अगले दिन जाकर कोच से माफ़ी मांग लेता है। जिसके बाद हम क्वालिफायर मैच को देखते हैं। अब इसे उन्हें जीतना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उन टॉप टीम के साथ मुकाबला कर पाएंगे। पर उस मैच में ये फिर से ढीले होने लगते हैं, लेकिन गैरी के हौसले से ये फाइनली उस मैच को जीत जाते हैं, क्योंकि वो लगातार इन्हें मोटिवेट करता रहता है। दिन इसके बाद पार्टी होती है, सभी को बुलाया जाता है। इस बीच हम कोच को देखते हैं, जो कि एक फेडरेशन मेट से बात कर रहे थे। दरअसल इन लोगों को बर्लिन जाने के लिए, जहां पर फाइनल हो रहा है, वहां के लिए इन्हें $5500 देने होंगे, जो कि ये कहानी उस समय की है जब जर्मनी पर हिटलर का राज हुआ करता था। वो नहीं चाहता कि यूएसए की टीम किसी भी हाल पर यहाँ पर आए, इसीलिए उसने ये रूल लगा दिया, जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं और फिर उन्हें एक आइडिया आता है, अगर ये बात वो न्यूज़पेपर में छपवा दे तो क्या पता लोग उनकी मदद करें। जब ये खबर वॉशिंगटन के लोगों को पता चलती है कि उनकी टीम का मुकाबला जर्मनी से है, तो यही सही मौका है दुनिया को दिखाने का कि वो किसी से नहीं डरते, जिसके चलते सभी लोग पैसे डोनेट करते हैं, जिसमें रेंच के डैड भी हिस्सा लेते हैं। देन वो लोग इन पैसों को इनके पास पहुंचा देते हैं, लेकिन अभी भी उन पैसों में $300 कम पड़ रहे थे, जिसे पूरा करने के लिए वहां पर आज हारी हुई टीम का कोच आता है, जो अपने पास से $300 देता है और कहता है कि जब तुम जीत जाना तो मुझे ये लौटा देना, लेकिन अभी तुम्हारी टीम ये मैच जीतना डिजर्व करती है। उसकी ये चीज़ को देखकर हेड कोच उसे गले से लगा लेते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी को कहा जाता है स्पोर्टमैन स्पिरिट। देन ये टीम बर्लिन पहुंचती है, पर अमेरिका वाले इसे देखकर बहुत खुश थे। पर वहाँ जाते ही डाउन की तबीयत खराब हो जाती है, वो ओपनिंग सेरेमनी में भी नहीं जा पाता, पर वो अगले दिन होने वाले मैच को ज़रूर खेलता है, क्योंकि वो सेमीफाइनल था जिसे वो लोग आसानी से जीत जाते हैं। पर उसके बाद जर्मनी का भी मैच होता है, जिसको देखने के लिए सभी वहीं रुकते हैं, क्योंकि वो उस समय की रोविंग टीम की बेताज बादशाह थी। पिछले 4 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिसकी वजह से वो कुछ ही चंद सेकंड में इस गेम को जीत जाते हैं और उन 6 टीम मेट में अपनी जगह फाइनल में बना लेते हैं। इसका मतलब जर्मनी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन तभी वहाँ पर डाउन बेहोश हो जाता है और फ़ौरन डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे डिहाइड्रेशन हो गई है और अब उसे कुछ हफ्तों का रेस्ट चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? 2 दिन बाद उनका फाइनल है और इस चीज़ को लेकर वो सभी बहुत टेंस हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पूरी टीम रात भर प्रैक्टिस करती है। उनकी नींद कम होने लगती है, पर वहाँ डाउन की उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। और फिर सूरज निकलता है। 1.5 लाख लोग की गूंज इनके कानों में सुनाई दे रही थी, जिसमें से सिर्फ गिने चुने ही लोग थे जो इस टीम को सपोर्ट कर रहे थे। हम यहाँ डाउन को देखते हैं, जो उसी हालत में आया हुआ है अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए। इतने में हम एक अचानक से काफ़ी तेज आवाज़ को सुनते हैं। ऐसा लगता है कि मानो भूकंप सा आ गया है। कोच पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर हिटलर आया था अपने जनरल के साथ इस मैच को देखने के लिए, जिसको देखकर पूरा स्टेडियम उसको सल्यूट करता है। और कोच भी इस चीज़ को देखता है कि आज उसे हिटलर के गुरूर को तोड़ना है, इसीलिए वो यहाँ पर आए। अब रेस शुरू किया जाता है, जिसकी शुरुआत में सबसे आगे जर्मन टीम होती है,
क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग थी। ये लोग बीच में होते हैं क्योंकि इनका एक साथी डाउन काफ़ी वीक था। वो सबसे आगे बैठा हुआ था, इसीलिए सारी फोर्स पीछे वालों को लगानी पड़ रही थी। जिस चीज़ को देखकर गैरी उससे कहता है कि देखो वहाँ हिटलर खड़ा है, उसने तुम्हारे देश के न जाने कितने लोगों को मार दिया। आज तुम्हारे पास मौका है उसके ही देश में उसके सामने उसकी टीम को हराने का। उसे दिखा दो कि हम अमेरिकन कुछ भी कर सकते हैं। अपना देश सभी को प्यारा होता है और गैरी की ये बातें सुनकर उसके अंदर की वो बुझी हुई आग जल जाती है, जिसके चलते उनकी स्पीड बढ़ती है और अब ये लोग तीसरी पोजीशन में आ जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ इटली, जर्मनी और अमेरिका थी। अब जर्मनी और अमेरिका बराबरी पर है और तभी दोनों टीम फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेती है। किसी को पता नहीं चल पाता कि कौन जीता, इसीलिए उनकी फोटो खींची जाती है कि कौन जीता। लास्ट मोमेंट की फोटो को देखकर रेफरी ऐलान करता है कि इट्स अमेरिका, जो सुनकर हिटलर कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो जाता है और जितने भी अमेरिकन सपोर्टर होते हैं जो पूरे अमेरिका ये टेलीकास्ट देख और सुन रहा था, वो सब खुशी के मारे झूम उठते हैं। इस टीम ने हिटलर के ही देश में हिटलर की ही टीम को हरा दिया। उनके पास शब्द नहीं थे। अब कोच को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चंद महीनों की टीम ने आज 4 बार की चैंपियन को हरा दिया। सभी की आंखों में आंसू थे और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि रेंच है। उसका पोता उसे पूछता है कि दादाजी, क्या आप वो 8 लोगों के साथ वो ओलंपिक जीते? क्या आप सभी 8 मिलकर उस बोट को चलाते थे? तो रेंच जवाब में कहता है कि बेटा, हम 8 नहीं थे, 1 थे, और जब तक हम एक हैं हम किसी से भी जीत सकते हैं। आखिर में हमें पूरी टीम की असली फोटो दिखाई जाती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।